हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुभाष चंद्रा, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदू आर्ट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं कला विषय पर लेकर के आया हूँ और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव ही हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि प्लीज़ अपने कमेंट को ज़रूर दिया करिए ताकि हमसे जो मिस्टेक हो, जो गलती हो, उसे हम सुधार करके इसे आगे बढ़े। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक पूरा देखें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है, जैन लघु चित्रों की विशेषता। जैन शैली के जो चित्र है उनकी विशेषता थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी परली आँख का जो दिखाना वो हमारी क्या थी, जैन शैली की विशेषता थी। परली आँख का दोस्तों मतलब होता है, इसमें परली आँख का यानी आँखें हैं वो लंबी होती है। इस प्रकार पूरी लंबी आँखें बनाई जाती थी, इस प्रकार लंबी नाक बनाई जाती थी। यहाँ पर इस प्रकार से है वो चेहरा फेस बनाया जाता था, यानी इसे परली आँख कहा जाता है दोस्तों। लंबी जो आँखें बनाई जाती थी, ये विशेषता है जैन लघु चित्रों की थी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने थी। दोस्तों शांति निकेतन की जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की जो स्थापना है वो दोस्तों कलकत्ता में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये सन 1901 की बात है दोस्तों। सन 1901 में स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा, राजा रवि वर्मा की जो कलाकृति हैं वो अधिकांशतः घरों में दीवारों पर टंगी आपको मिलेगी। क्योंकि दोस्तों तो देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं, कौन है, जो देवताएं ईश्वर की जो प्रतिमाएं बनाई गई है ये राजा रवि वर्मा की देन है दोस्तों। सरस्वती, लक्ष्मी, ये सारी जो मूर्तियां बनाई गई, यानी सबसे पहले जो चित्राकृति की थी इनकी, तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा की गई है। तो इनकी जो प्रतियां हैं वो हमारे अधिकांश घरों में टंगी होती है। तो ये इसका राजा रवि वर्मा वो राइट आंसर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग करना अजंता की गुफा में चित्रित है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफा संख्या 16 है उसमें महात्मा बुद्ध गृह त्याग करते हुए दर्शाया गया, यानी दीवार पर चित्रित किया गया दोस्तों। महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर वो जा रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है। इसमें अजंता की जो गुफा संख्या 16 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो दोस्तों अप्सरा जो चित्र है अजंता की गुफा संख्या 17 में है। किस में है? 17 में है। उड़ती अप्सराएं जिन्हें कहा जाता है, ये अजंता की गुफा संख्या 17 के द्वारे पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग ठंडा है। तो दोस्तों इसमें ठंडा रंग पूछा गया है। देखिए रंगों के दो प्रकार होते हैं, गर्म रंग होता है और एक शीत रंग होता है। तो दोस्तों पीला, लाल और ये जो है ये गर्म रंगों की श्रेणी में, नीला है वो ठंडे रंगों की श्रेणी में आता है। किसमें? नीला रंग है वो सबसे ठंडा रंग है दोस्तों, और बाकी ये जो तीनों है ये तीनों क्या है, उष्ण यानी गर्म रंग है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड यानी कितने सतह हो सकते हैं। तो दोस्तों एक पूर्णतः जो चित्र है इसमें कितनी सतह हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 सतह हो सकती है। कितनी सतह? 3 होती है। जैसे मान लीजिए ये मेरा कागज़ है A4 और इस पर मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आगे का जो धरातल बना दिया, और यहाँ पे यानी मैंने झोंपड़ी बना दी, और यहाँ पे पेड़ बना दिया, और पीछे मैंने क्या किया, यहाँ पे बादल या रेतीले टीले बना दिए। तो 3 सतह कैसी हो गई? अगर भूमि, ये जो धरातल मैंने आगे बनाया है दोस्तों ये तो हो गया अगर भाग, और ये जो झोंपड़ी ये बनाया ये हो गया मध्य भाग, और जो लास्ट में बादल वगैरह और जो पर्वत दिखाए गए हैं धुंधले, तो वो कौन सा हो गया? पृष्ठभूमि। कौन सा हो गया? पृष्ठभूमि। यानी 3 सतह होती है, 3 ग्राउंड होती है एक पूर्ण चित्र के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। तो खनिज रंगों में बाइंडर के रूप में प्राकृतिक गलू को मिलाया जाता है। प्राकृतिक गलू का मतलब होता है दोस्तों गोंद। किसको मिलाया जाता है? गोंद को जो है वो रंगों में मिला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। तो दोस्तों चित्रकला से संबंधित क्या नहीं है? देखिए रूप, प्रमाण, भाव, ये सब लावणी, योजन, सादृश्य, वर्णिका, भंग, ये चित्रकला षडांग है। और दोस्तों लिपि है वो चित्रकला से संबंधित नहीं है। लिपि एक है वो लेख से संबंधित है दोस्तों। किससे? लेख से, लेखक से जो लेखनी की जाती है उससे संबंधित है लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमिए क्या है। सुमिए क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों जापानी शाही चित्रण है। जापानी शाही चित्रण सुमिए कहलाता है।
इसमें सुमिया का मतलब होता है तो सूखी स्याही, कौन सी, सॉरी यहाँ पे सूखी स्याही, यानी एक विशेष पत्थर को पीस करके स्याही बनाई जाती है, तो जापानी स्याही चित्रण कहलाता है, सुमिये कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से रंगों में अधिक बाहर होता है? तो दोस्तों किस प्रकार के रंग हैं जिनमें अधिक बाहर होता है? तो गर्म रंगों में वह सर्वाधिक बाहर होता है। किसमें? गर्म रंगों में सर्वाधिक बाहर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रूपपर्द कला का तत्व नहीं है? दोस्तों रूपपर्द जो कला है इनके तत्व कितने होते हैं? 6 तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, वर्ण, अंतराल, ये सभी इनके तत्व होते हैं। और ये जो कलाज है दोस्तों, ये इसका तत्व है। कलाज एक प्रकार की कला है दोस्तों, इसमें कागज़ से किसी भी प्रकार का कोलाज बना सकते हैं, कई तय चिपका करके, ये कई परत चिपका करके हम जो कलाकृति बनाते हैं उसे कोलाज कहलाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों षडांग यानी 6 अंगों के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है? तो जय मंगला जो ग्रंथ है दोस्तों, यशोधर पंडित के द्वारा लिखा गया है, टीकाकरण है। और ये 11वीं शताब्दी में, यशोधर पंडित जयपुर के निवासी थे, इन्होंने 11वीं शताब्दी में जय मंगला टीकाकरण किया था, इसमें षडांग के बारे में विस्तार से बताया गया। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रेजुअल प्रिंट है तो इसमें रेजोल्यूशन की जो इकाई होती है DPI कहलाती है। क्या कहलाती है? DPI कहलाती है। किसने कहा था मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? तो ये दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुकरात ने कहा था कि मैं ये नहीं जानता कि मैं कुछ नहीं जानता, ये कहा था दोस्तों। और सुकरात की दोस्तों मृत्यु बताई जाती है, उसे जहर दिया गया। 9 युवकों में मतलब इस प्रकार की विवाद फैलाने के कारण, उनको मतलब गलत मार्ग दर्शाने के कारण इस प्रकार से इनके बारे में मिलता है। ये कला समीक्षक रहे हैं दोस्तों, इन्हें जहर दे करके इनकी मौत की गई है। इस प्रकार हमें वो पढ़ने को मिलता है सुकरात के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घरों में लाशें रखता था? तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, घरों में लाशें कौन रखता था? तो यहाँ पे थियोडोर जो जेरिकॉल्ट है दोस्तों, ये घरों में लाशें रखता था। कौन? थियोडोर जेरिको है दोस्तों, जेरिकॉल्ट लिखा यहाँ पे। अगर शॉर्ट में आप बात करेंगे तो जेरिको के बारे में आता है, जेरिको, जिन्होंने मेदुसा का बेड़ा जो चित्र बनाया था दोस्तों, ये क्या करते थे? घरों में मर्द लाशें रखते थे, उनकी चित्रण कार्य करते थे। तो ये दोस्तों रोमांसवाद थे, जिनको स्वच्छंदवाद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ब्राक और पाब्लो पिकासो ने किस शैली को जन्म दिया था और किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों जॉर्ज ब्राक और जो पाब्लो पिकासो, इन्होंने गणवाद शैली को जन्म दिया था और गणवाद शैली के नाम से जाना जाता है, क्यूबिज्म शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? तो दोस्तों भारत में जो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है, ये दोस्तों बंगाल शैली के समकालीन कला समीक्षक रहे हैं। और रामचंद्र शुक्ल दोस्तों ये कला समीक्षक भी रहे हैं, तो ये बंगाल शैली से संबंधित, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य शास्त्र की अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? मोमेज थ्योरी यानी अनुकृति जो सिद्धांत दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ये अनुकृति सिद्धांत है एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया, यानी जिसे अरस्तु कहा जाता है, इन्होंने अनुकृति सिद्धांत दिया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया दोस्तों? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भाव बताए गए। कितने? 49 भाव बताए गए। तो जिसमें 8 है दोस्तों वो स्थायी भाव बताए गए। कौन से? स्थायी भाव बताए गए हैं। 39 है वो संचारी भाव बताए गए। कौन से? संचारी भाव। और दोस्तों ये अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था अभी जस्ट 2018 वाला, तो उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन आया था कि संचारी भाव कितने होते हैं? तो दोस्तों 39 होते हैं, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और 8 है वो सात्विक भाव होते हैं। कौन से? सात्विक भाव। सात्विक भाव, स्थायी भाव और संचारी भाव 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और ये कुल कितने भाव होते हैं भरत मुनि नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं? तो ये 49 होते हैं। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम है लिथोग्राफी यानी ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले। और ये 1884 की बात है दोस्तों, 1884 में स्थापित की थी। यानी दोस्तों पौराणिक जो चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई गई थी बड़ी मात्रा में। पौराणिक जो चित्र होते, पुरानी रामायण महाभारत यानी पुरानी कथाओं पर आधारित जो काफ़ी सारी प्रतिलिपियाँ बनाई गई थी, तो इन्हें ओलियोग्राफ कहा जाता है दोस्तों। तो ये ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा सर्वप्रथम भारत में स्थापित की थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो दोस्तों अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, विहार और चैत्य।
अगला क्वेश्चन देखिए, बंधक प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों बंधक है वो यानी बाटिक जो शैली है उसमें प्रयोग होता है। बाटिक क्या दोस्तों, बंधक उसमें मोम लगा करके, कपड़े पे मोम लगा करके, यानी कपड़े के जो अंदर, जैसे कपड़े के अंदर बारीक जाली जाली इस प्रकार कपड़ा बुना होता है, तो इसके अंदर ये जो जाली होती है दोस्तों, इसके जो छिद्र है इनको समतल भरने के लिए इनको मोम लगाया जाता है, यानी बाटिक जो कहलाती है वो मोम कपड़े पे चित्रण किया जाता है मोम से, तो वो बंधक प्रयोग किया जाता है किसमें, बाटिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेरीग्राफी किस तकनीक का नाम है। दोस्तों सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन, यानी एक सिल्क स्क्रीन सेरीग्राफी जो बोल सकते हैं, या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है एक लकड़ी का फ्रेम, उसके ऊपर एक जालीदार कपड़ा खींचा जाता है, जिसे सिल्क का कपड़ा कहते हैं या नायलॉन का भी होता है, ये जालीदार सिल्क स्क्रीन कपड़ा होता है, उसे सेरीग्राफी तकनीक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विरोधी रंग कौन से हैं। तो दोस्तों लाल और जो हरा है वो आपस में विरोधी रंग है, और मैंने विरोधी रंग की आपको कई बार ट्रिक बताई है दोस्तों। इसमें देखिए हल्ला, एक होता है पेबी और एक नानी। हल्ला पेबी नानी, ट्रिक रखना। हल्ला है से हो गया हरा और ला से हो गया लाल, हरा और लाल आपस में क्या है, विरोधी। ठीक है दोस्तों, हल्ला। और पेबी से क्या हो गया, पीला, और बे से क्या हो गया, बैंगनी, और ना से क्या हो गया, नारंगी, और नी से नीला। नारंगी नीला आपस में विरोधी है, ट्रिक है हल्ला पेबी नानी, याद रखना दोस्तों। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। इसी प्रकार आप रोज़ नई नई वीडियो पाने के लिए दोस्तों वीडियो को जितना लाइक करोगे मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं इसी प्रकार नए नए वीडियो नए नए क्वेश्चन आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो देखिए, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों अजंता की जो अनुकृतियां हैं वो सबसे पहले रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई। किसके, रॉबर्ट गिल ने सन 1844 से लेकर के 1856 तक है अजंता गुफा की सबसे पहले रॉबर्ट गिल ने अनुकृतियां बनाई थी, और इन्हें अंग्रेजों ने भेजा था अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज चित्रकार ने सुंदर शब्दों में की है, इसका नाम बताइए। दोस्तों जो मूर क्राफ्ट अंग्रेज अधिकारी था, इन्होंने कांगड़ा शैली के जो राजा संसार चंद थे उनकी है वो काफ़ी यानी सुंदर शब्दों में यानी उनकी क्या की है, चर्चा की, उनके प्रेम की चर्चा की है। किसने, मूर क्राफ्ट ने की थी दोस्तों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कांगड़ा शैली के चित्रों का, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण है। तो कांगड़ा शैली के जो चित्रों का मुख्य चित्रण क्या है दोस्तों, यानी इसमें प्रेम प्रसंग के सर्वाधिक चित्रण है। राधा जो कृष्ण प्रेम का जो संबंधित चित्रण है वो कांगड़ा शैली में ज़्यादातर किया गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नव प्रभाववाद के जनक का नाम कौन थे। नव प्रभाववाद के जनक कौन थे दोस्तों, जॉर्ज सोरा, वो नव प्रभाववाद के दोस्तों जनक माने जाते हैं। कौन, जॉर्ज सोरा है वो नव प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनवाद कितने प्रकार का होता है। दोस्तों घनवाद क्यूबिज्म जो शैली है दोस्तों, घनवाद ऐसी प्रकार का जो क्यूबिज्म शैली वो कितने प्रकार का होता है। तो वो दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है विश्लेषणात्मक और एक होता है कृत्रिम यानी स्थैतिक। 2 प्रकार के जो घनवाद होते हैं दोस्तों। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है वो सही हो जाएगा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। दोस्तों जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर यानी जैन धर्म के जो तीर्थंकर है ना वो कौन सी सचित्र पोथी में चित्रित हैं, वो कालकाचार्य ग्रंथ में चित्रित है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 81 का। अगला क्वेश्चन देखिए 82, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले जो इतिहासकार है लांबा तारानाथ जो है वो कहाँ से थे, वो तिब्बती इतिहासकार थे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। तो दोस्तों किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं, तो वो बने हैं जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में। दोस्तों राजस्थान शैली की कौन सी उपशैली है जो नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र मिलते हैं, तो वो शैली है जोधपुर शैली। और जोधपुर शैली में महाराजा मानसिंह है ना, उनके समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र वो सर्वाधिक मिले हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 84, जैन चित्र कागज़ पर कब बने। जैन धर्म से संबंधित चित्र है वो कागज़ पर कब बने थे, वो 13वीं शताब्दी में जैन शैली के चित्र कागज़ पर बनने शुरू हुए थे। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहलाता है।
सर्वप्रथम जो स्थिर चित्रण है वो कहाँ मिला है, वो जैन चित्रों में मिला था। जैन शैली में जो चित्र है वो कागज़ पर बनने लगे थे, वो कागज़ पर बने चित्र वो स्थिर चित्रण कहलाते हैं। समतल धरातल पर बने हुए चित्र यानी सपाट वस्तु पर बने हुए चित्र क्या है, स्थिर चित्र कहलाते हैं। तो वो जैन शैली में बने थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शीतनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है। शीतनवासल गुफा है वो किस नदी के तट पर है। दोस्तों शीतनवासल गुफा है वो तमिलनाडु में है और वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। किसके समीप है, कृष्णा नदी के समीप स्थित है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। 87 क्वेश्चन है, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। पाल राजवंश ने, इन पाल शैली में जो शासक है उन्होंने पोथी चित्रों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए, 88 क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वप्रथम लघु चित्र है वो ताड़पत्र पर बनने शुरू हो गए थे। किस पे, ताड़पत्र पे सर्वप्रथम लघु चित्र है बनाए गए थे। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण है वो किस युग में हुआ था। गोथिक, रोमन और यूनान। ये दोस्तों गोथिक शैली में वो नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण हुआ था। गोथिक शैली, गोथिक का मतलब यही है जो नुकीले मेहराब वाले भवन बनाए जाते हैं ऊपर से तीखे, तो वो क्या कहलाते हैं, गोथिक। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की जो तकनीक है ना उसका प्रभाव भारत की कौन सी शैली पर पड़ा था। तो दोस्तों ये जयपुर शैली है, जो राजस्थान शैली की उपशैली है जयपुर शैली, उसमें फ्रेस्को तकनीक से चित्रण हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। 91 है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों अजंता में जो चित्र मूर्तियाँ बनी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि अजंता जो गुफा है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। भिक्षुक बुद्ध का जो प्रसिद्ध चित्र है वो अजंता की कौन सी गुफा में बना हुआ है। तो ये अजंता की गुफा संख्या 17 में बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 दंत जातक की कथा का वर्णन, 6 दंत जातक कथा का वर्णन है वो अजंता की कौन सी गुफा में हुआ है। तो ये दोस्तों अजंता की गुफा संख्या 10 में 6 दंत जातक कथा का वर्णन किया गया है, चित्रित किया गया है। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अजंता गुफाएं यहाँ स्थित हैं। अजंता गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों, अजंता गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। अजंता गुफाएं वो सॉरी मध्य प्रदेश में नहीं है, एमपी में जो हमारा ये महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं कहाँ है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में। कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और यहाँ पे कुल 30 गुफाएं हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है। पद्मपाणि बोधिसत्व वो अजंता में बना हुआ है, अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। तो ये अजंता गुफा से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 95 का। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है। दोस्तों अजंता की जो गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है वो 7वीं शताब्दी में। कौन सा, 7वीं शताब्दी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन देखिए, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं। यानी कि जो अजंता में चित्र बने थे ना उसी समय उसी के समान कौन सी गुफा में चित्र बने थे। तो इसे बोलते हैं समकालीन, उसी के काल में। तो ये बाघ गुफा में बने थे। कहाँ बने थे, बाघ गुफा में। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1844 में सर्वप्रथम कलाकारों ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। दोस्तों अजंता गुफा के जो चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब बनी थी, 1844 में। और किसने बनाई थी, रॉबर्ट गिल ने सर्वप्रथम अजंता गुफा की प्रतिलिपियां। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब,
अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं बनी हुई है? अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं बनी हुई है। कितने प्रकार की? 2 गुफाएं बनी हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो किस काल में माना जाता है? तो दोस्तों अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य है वो गुप्त काल में माना जाता है। किस काल में? गुप्त काल में अजंता में सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? अजंता के भित्ति चित्रों से पहले है वो कौन सी गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? यानी कि जो अजंता में भित्ति चित्रण बने हैं इससे पहले भित्ति चित्रण है हमें जोगीमारा गुफा से मिलते हैं, और जोगीमारा गुफा के जो भित्ति चित्रण है वो सर्वप्रथम भित्ति चित्रण माने जाते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा एमपी यानी मध्य प्रदेश में जोगीमारा गुफा स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सरगुजा रियासत में जोगीमारा गुफा है वो स्थित है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनिए। फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं लकड़ी के पट्टे पर, गीली दीवार पर, कपड़े पर या कागज़ पे। तो दोस्तों फ्रेस्को से संबंधित जो चित्र है वो दीवार पे बनते हैं, यानी कि दोस्तों फ्रेस्को बुनो है वो गीली दीवार पे बनते हैं। देखो फ्रेस्को एक है फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को की 2 विधियां हैं, एक है फ्रेस्को बुनो और एक है फ्रेस्को सेको। और दोस्तों फ्रेस्को जो बुनो है ये गीली दीवार पे चित्रण होता है, और फ्रेस्को सेको है ये सूखी दीवार पे, सेको यानी सूखी दीवार पे चित्रण कार्य होता है वो फ्रेस्को सेको कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? जो बाघ की गुफाएं हैं उनमें कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? उनमें कुल 9 गुफाएं हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस इन दोनों ने मिलकर बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? सन 1921 में यानी 1921 में। कब बनाई? 1921 में असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस दोनों ने मिलकर बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। औरंगजेब का बुढ़ापा यानी औरंगजेब है वृद्धावस्था में एक प्रसिद्ध कृति है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है औरंगजेब का बुढ़ापा। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। शाह कलम के चित्र शाहजहाँ के काल में बनाई गई है प्रविधि क्या है? यानी दोस्तों शाह कलम के जो चित्र है शाह कलम के ये शाहजहाँ के काल में बनने शुरू हुए थे। और ये शाह कलम क्या है, कौन सी विधि है, ऐसा पूछा है दोस्तों। शाह कलम के अंदर काले रंग का प्रयोग होता है, यानी काले रंग से चित्रों को बनाना शाह कलम कहलाता है। तो ये शाहजहाँ के काल में मुगल शैली में शाह कलम बने थे। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेल अनुवाद है, यानी कि अकबर के काल में जो चित्रित पोथी है अनवार सुहेल ये किसका अनुवाद है? ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या है? अनवार सुहेल। और ये किसके काल में अनुवाद हुआ था? अकबर के काल में, मुगल शैली में। तो ठीक है दोस्तों, इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची थी? मुगल चित्रकला है वो किस शासक के काल में अपने चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची, यानी कि सर्वाधिक उन्नति पाई थी मुगल शैली? तो वो दोस्तों जहांगीर के काल में, यानी जहांगीर के काल को मुगल शैली की जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल भी माना जाता है। तो इस समय सर्वश्रेष्ठ काम हुआ था जहांगीर के काल में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, निहाल चंद और मानकू, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें मुगल शैली का चित्रकार कौन है दोस्तों? तो ये है उस्ताद मंसूर। ये मुगल शैली में काफ़ी फेमस चित्रकार रहा है, क्योंकि ये पक्षी चित्रण करने में बहुत ही सिद्धहस्त कलाकार था और ये जहांगीर के काल में कार्य करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों शीतनवासल गुफा है वो तमिलनाडु के पादुकोटा नामक स्थान पर स्थित है।
और ये किस धर्म से संबंधित है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? शीतनासर की गुफा तमिलनाडु में जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए हैं यानी 2 कथन दिए गए नीचे और इनके विकल्प दिए गए, तो इनमें कौन सा सही है ये पूछा है। तो देखिए कथन एक क में दे रखा है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, यानी एमपी में जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो हमें सर्वाधिक मिलते हैं। कथन क्या है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र सर्वाधिक मिलते हैं और इसका कारण ये है कि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति रहना अधिक पसंद करते थे। तो इसमें कथन से है कारण से ये पूछा है। तो दोस्तों इसमें जो कथन है ना ये सही है कि प्रागैतिहासिक जो चित्र सर्वाधिक है हमें एमपी से मिलते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लोग रहना पसंद करते थे। तो इसमें क है वो सही हो जाएगा और ख असत्य हो जाएगा। क सही है लेकिन ख असत्य है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेंडर शील का संबंध निम्न में से किस कला से है। दोस्तों सिलेंडर शील का संबंध निम्न में से किस कला से है। तो दोस्तों सिलेंडर शील का संबंध है वो मेसोपोटामिया की कला से है। किस कला से है? मेसोपोटामिया। दोस्तों मैं बता दूं सिलेंडर शील क्या है। सिलेंडर शील एक बेलन है। क्या है? इस प्रकार एक बेलन होता है सिलेंडर शील, और दोस्तों इस बेलन पे खुदाई की होती है, जैसे वो मोहर नहीं होती है, मोहरों के रूप में इस तरीके से इस पर कथाएं चित्रित की गई होती है, खुदाई की होती है, फिर उसका ठप्पा लिया जाता है। तो ये सिलेंडर शील कहलाता है। ये मेसोपोटामिया कला से संबंधित होती है चित्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महारानी नेफृति का संबंध निम्न में से किस काल से है। दोस्तों महारानी नेफृति का संबंध है वो न्यू किंगडम से है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुसाला ओडे योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई। दुसाला ओडे योगी की मूर्ति है वो किस खुदाई से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो से दुसाला ओडे योगी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, और ये पत्थर से बनी हुई है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये योगी की मूर्ति वर्तमान में संग्रहालय में संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। हड़प्पा से जो पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है उस मूर्ति की ऊंचाई है दोस्तों 3.25 इंच। कितनी ऊंचाई है? 3.25 इंच इसकी ऊंचाई है, और ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि सर्वप्रथम नृत्यांगना मूर्ति जो कांसे से बनी हुई है मिली है वो कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो में मिली है, और वर्तमान में ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी जो प्राप्त हुए हमें मोहरें मूर्तियाँ ज़्यादातर है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है। भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय कला का पैगंबर है यामिनी रॉय को पुकारा जाता है। किसे? यामिनी रॉय को भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोलावीरा की खोज 1959 में किसने की थी। धोलावीरा है इसकी खोज 1959 में किसने की थी। ये तो बीबी लाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा 1959 में धोलावीरा की खोज की गई थी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों रंगपुर है वो सुखभादर नदी के किनारे स्थित है। इसमें 120 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में एक सभ्यता है कालीबंगा जो राजस्थान की सबसे फेमस है, सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती है कालीबंगा। और ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है, और ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ विद्वानों ने संध्या सभ्यता की यानी कि कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। दोस्तों सिंधु सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगाट ने बताया था। हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है इनको जुड़वा राजधानी बताया था स्टुअर्ट पिगाट ने, और कुछ विद्वानों ने वो तीसरी राजधानी बताया है कालीबंगा को, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है।
तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। दोस्तों शल्य चिकित्सा के जो साक्ष्य है हमें कालीबंगा से मिले हैं, क्योंकि दोस्तों कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली हुई है जिसमें छेद किया गया है। एक इस प्रकार का रोग होता है जिसकी जांच होती है छेद करके, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सक भी होते थे। तो इसके साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिली है। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अन्नागार के 11 कमरे कहाँ से, यानी अन्न भंडार के जो 11 कमरे, एक लाइन में 11 कमरे बने हुए हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों अन्नागार के जो भंडार हैं 11 कमरे, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा का राजमार्ग कितना फीट चौड़ा है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। किस प्रकार दोस्तों? एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और इन रास्तों की चौड़ाई है वो 33 फीट मानी जाती है। कितनी? 33 फुट है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा माना जाता है? मोहनजोदड़ो। और दोस्तों मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा, ये दोनों हैं, ये जुड़वा राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मानी जाती है, वर्तमान में पाकिस्तान में। इन दोनों में से मोहनजोदड़ो है वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली हुई है। और सर्वप्रथम जो कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति है सबसे पहली, वो मोहनजोदड़ो से में प्राप्त हुई है। तो इसमें दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों बादामी की जो गुफाएं हैं वो चालुक्य वंश में, चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि बादामी गुफाएं वो चालुक्य वंश से संबंधित है। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बूंदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार नामांकित है। यानी दोस्तों बूंदी शैली में जो एक चित्र चित्रित हुआ है, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, ये बूंदी शैली में चित्रित हुआ है, और उस पर चित्रकार का नाम अंकित किया गया है जो है मोहन। उस चित्र पर मोहन नाम लिखा हुआ है, चित्रकार का अपना नाम अंकित किया गया है। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, ये बूंदी शैली में चित्रित है। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है। दोस्तों बसोली शैली के जो चित्र है ना, ये पंजाब संग्रहालय में संग्रहित है। किसमें? पंजाब में संग्रहित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे। दोस्तों लालचंद, दालूचंद, इस प्रकार से जो चित्रकार है ये कंपनी शैली से संबंधित थे, या इसे कह सकते हैं पटना स्कूल। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना है। इसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी को आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। दोस्तों मैं बताऊं आपको, दोस्तों जो एनयूएस से तैयारी कर रहे हैं, आर्ट से तैयारी कर रहे हैं, चित्रकला से जो मुझसे जुड़े हैं, इसके अलावा जो कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, म्यूजिक हो गया, इसके अलावा साइंस हो गई, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, किसी भी सब्जेक्ट की जो एनयूएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड हर प्रकार के आपको ओल्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व किए मिलेंगे। एक नया चैनल है, मेरे दोस्त का चैनल है दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की स्टडीज मटेरियल चाहिए, तो उस पर आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नई क्लास में।